channel you will be getting the lecture notes of various subjects related to BTech Electrical Engineering which are affiliated to RTU quota. So in this series, the first subject which we will be learning is Power Quality and Facts. It is a subject of 7th SEM BTech Electrical Engineering, and the topic we'll be studying today is Unit 5 of this particular subject with the prescribed RTU prescribed syllabus. So we'll be studying about the application of facts and the simulation examples of TCSC and StatCom. So these simulation examples are taken from MATLAB. Let us first study application of facts devices. There are some limitations in power system which you have to follow no matter what. So if you have these limitations and you have to follow, how can you increase the controllability of power system? By controlling the parameters like voltage, angle and impedance side by side following the limitations. ये limitations होती हैं steady state power transfer limit, voltage stability, these are the limits. ये limits हैं जिनको हमें follow करना है because of the infrastructure we are creating in the electrical power system. इनको follow करते हुए ही हमें voltage, angle और impedance को vary करना है ताकि हम controllability बढ़ा सकें power system की. तो इसमें dynamic voltage stability limit, transient stability limit, power system oscillation, डैम्पिंग लिमिट, इनएडवर्टेंट लूप फ्लो लिमिट होती है, जो मैश में करंट फ्लो होता है उसकी भी लूप की पावर की फ्लो की लिमिट होती है. थर्मल लिमिट, पावर पी और क्यू की एक लिमिट होती है और एक करंट की लिमिट होती है ऑन द लाइन कि भाई इतना ही करंट फ्लो हो सकता है, अदरवाइज देयर कुड बी हीटिंग ऑफ द लाइन और वो एक लाइन के लिए सेफ नहीं रहता है. शॉर्ट सर्किट करंट की भी एक लिमिट होती है और भी बहुत सारी लिमिट्स होती हैं. उनको ध्यान में रखते हुए ही हमें उस एग्जिस्टिंग पावर सिस्टम को कंट्रोल करना है और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है. तो अब अगर फैक्ट्स का कैटेगराइजेशन किया जाए, क्योंकि फैक्ट से ही हमें ये करना है, तो फैक्ट्स कैन बी अप्लाइड इन ट्रांसमिशन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ट्रांसमिशन में जो अप्लाई होते हैं फैक्ट्स एज पर द आरटीयू सिलेबस, जो तुम्हारे सिलेबस में है, जो तुम्हें पढ़ने हैं, दीज आर थायरिस्टर बेस्ड फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन VSC बेस्ड एंड थर्ड जनरेशन इज कंबाइंड VSC बेस्ड. तो ये VSC based means converter based, voltage source converter based. Thyristor based SVC, TC, SC, TCVR हमने पढ़े. VSC based StatCom, triple SC and combined operation of these VSCs, different types of, can be in your as per your syllabus in RTU, UPFC, IPFC. और distribution side में जो facts devices होते हैं, they can be D StatCom, DVR, UPQC. अब अगर हम facts की बात करें तो facts का acronym, it is an acronym for Flexible AC Transmission System. It can be applied individually. या तो अलग अलग एक फैक्ट कंट्रोलर लगेगा या दो चार फैक्ट कंट्रोलर हम एक साथ लगा सकते हैं और सीरीज में भी लग सकते हैं, शंट में भी लग सकते हैं, इन अकॉर्डेंस टू द पर्टिकुलर टाइप ऑफ फैक्ट डिवाइस वी आर यूजिंग. तो अब इसमें हम जो पैरामीटर वेरी करते हैं वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं. वोल्टेज, एंगल और इम्पीडेंस, ये तीन पैरामीटर्स हम वेरी करते हैं. कैसे वेरी करते हैं आगे और स्टडी करेंगे इसको. इसमें दो नेटवर्क्स हम स्टडी करेंगे अगर हम ये तीन पैरामीटर वेरी करना चाहते हैं तो, बिकॉज देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स इन अ पावर सिस्टम, पैरेलल एज वेल एज मैश. पैरेलल का मतलब है कि अगर हम कोई ऐसा सिस्टम ले रहे हैं जिसमें सपोज लेट अस से मिनिमम, सबसे छोटा सिस्टम मिनिमम नेटवर्क, तो इसमें दो जनरेटर्स का हम नेटवर्क ले रहे हैं जिसमें दो बसेज हैं, सिर्फ दो बसेज, ताकि हमें समझने में आसानी हो, और दो पैरेलल लाइंस हैं. ये पैरेलल है, दिस इज नॉट मेकिंग अ मैश, ये पैरेलल नेटवर्क है, पैरेलल लाइन फ्लो. तो अब इसमें दो पैरेलल लाइंस हैं, इनमें हमने इम्पीडेंस की वैल्यू अज्यूम की कि ये ऊपर फर्स्ट वाली लाइन है जिसकी इम्पीडेंस x है, नीचे वाली लाइन की इम्पीडेंस लेट अस अज्यूम इट इज ट्वाइस 2x. तो अब जो पावर फ्लो होगा ऑन दीज लाइंस विल बी, फर्स्ट लाइन पे 2/3 ऑफ द टोटल पावर फ्लो होगा, सेकेंड लाइन पे 1/3 ऑफ द टोटल पावर. तो सेकेंड लाइन पे कम पावर फ्लो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इम्पीडेंस जस्ट डबल है, तो पावर 1/2 टाइम्स रिड्यूस हो गया है ना. तो अब ऐसे ही अगर हम इसी पर्टिकुलर सिस्टम को मॉडिफाई कर दें और यहाँ पर एक लाइन हम HVDC लाइन ले लें, तो HVDC लाइन में जितना पावर फ्लो चाहिए उतना हम डिजायर्ड पावर फ्लो करवा सकते हैं ड्यू टू द कनेक्शन ऑफ दिस कन्वर्टर्स हियर. ऐसे ही अब अगर हम इसमें फैक्ट्स कंट्रोलर लगाना चाहें, AC लाइन ही है, HVDC नहीं, AC ही है, EHVAC, तो उसमें फैक्ट कंट्रोलर लगाना पड़ेगा. सपोज एक फैक्ट कंट्रोलर की जगह मैंने यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया, वेरिएबल कैपेसिटर. तो वेरिएबल कैपेसिटर से लगाने से टोटल इम्पीडेंस कम हो जाएगी लाइन की. अगर इम्पीडेंस कम हो जाएगी तो P इज EV by X sin del.
यानी x कम हो गया तो फिर पावर फ्लो इस पर बढ़ाया जा सकता है, तो पावर फ्लो बढ़ जाएगा। तो x की वैल्यू जितनी जितनी कम करोगे उतना पावर फ्लो हम बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से अगर इस लाइन पे वेरिएबल फेज एंगल कंट्रोलर हम लगा दें तो भी पावर फ्लो इस पर बढ़ाया जा सकता है, बिकॉज P इज इक्वल टू EV बाय x साइन डेल, जहां पर डेल होता है डेल 1 बस 1 का एंगल डेल 1 माइनस डेल 2. So if you vary this phase angle also, this power can be varied. Now the next network is the mesh network. तो इसका simplest example लेने के लिए सबसे छोटा एक mesh network हम consider कर रहे हैं of 3 buses. This is the network of 3 buses, let us say ABC. तो इसमें जो reference power flow हो रहा है वो अभी जो power flow हो रहा है वो है 1400 megawatt on AC line, 600 megawatt, 1600 megawatt. लेकिन एज पर द थर्मल लिमिट्स ऑफ लाइन हम जो पावर फ्लो चाहते हैं वो है 1750 मेगावाट ऑन AC, 250 मेगावाट ऑन AB एंड BC पे हमें चाहिए 1250 मेगावाट। सपोज अगर हमें ऐसा चाहिए तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? वी कैन हैव वेरियस ऑप्शंस फॉर दिस। हम क्या कर सकते हैं, AC लाइन में कैपेसिटर लगाओ -5 ओम का एंड लीव इट वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स तुम इसको वेरी कर सकते हो फ्रॉम 0 to -5 ओम। क्योंकि ये कैपेसिटर है तो XC की वैल्यू को इसमें इंट्रोड्यूस कर देता है, यानी टोटल लाइन की जो रिएक्टेंस X है इट विल बी XL माइनस XC, तो रिड्यूस हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ -5 ओम दिखाया। अगर ऐसा कर देते हो वापस से पावर फ्लो रन करते हो तो यहाँ पर पावर फ्लो जो हमें चाहिए एज डिजायर्ड ऑब्टेन हो जाता है। सिमिलरली यू कैन अप्लाई एन अ वेरिएबल इंडक्टर इन द लाइन BC। तो लेट अस से इट इज अ 7 ओम वेरिएबल इंडक्टर, तो 0 से 7 ओम तुम इसकी इंडक्टेंस वेरी कर रहे हो। जैसे जैसे वेरी करोगे पावर फ्लो विल वेरी फ्रॉम 1600 टू 1250 मेगावाट। इसी तरीके से हम AC लाइन में एक फेज एंगल रेगुलेटर भी लगा सकते हैं। सो देयर कैन बी मेनी ऑप्शंस, देयर कैन बी मेनी पैक डिवाइसेस व्हिच कैन बी कनेक्टेड इन द डिफरेंट 3 डिफरेंट लाइंस। हमारे पास 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो उसको लगा के सिमुलेशन स्टडीज करने के बाद जो हमें बेस्ट ऑप्शन मिलता है फॉर द डिजायर्ड पावर फ्लो वो ही हम रियल पावर सिस्टम में यूज करते हैं। अब कुछ कैपेबिलिटी लिमिट्स होती हैं एक सिस्टम की, जैसे कि मैंने बताया थर्मल लिमिट। तो थर्मल लिमिट का मतलब है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट ही लाइन से पास कर सकता है 24 घंटे एक दिन में। सो फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर कैन बी ओनली अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर P and Q which can be flown over that particular line, and the parameters on which this thermal rating depends is a function, can be a function of ambient temperature, wind condition, conductor condition, ground clearance etc. इसी तरीके से एक डाइलेक्ट्रिक लिमिट होती है। जो हम इंसुलेशन यूज कर रहे हैं, इंसुलेशन में इंसुलेशन की एक कैपेसिटी होती है कि इतने वोल्टेज को वो विथस्टैंड कर सकती है। सो इफ यू आर यूजिंग दैट इंसुलेशन there is some short time rating, there is some steady state rating, there is some transient rating। तो वो रेटिंग हमें पता होनी चाहिए कि ये पर्टिकुलर इंसुलेशन इतना वोल्टेज विथस्टैंड कर सकती है, और वोल्टेज हम पावर सिस्टम का ±5% या 10% से हमारा सिस्टम में वेरी हो सकता है, तो उतना वो विथस्टैंड कर पाए इतनी इंसुलेशन हमें लगानी चाहिए। सिमिलरली देयर आर सम स्टेबिलिटी लिमिट्स ऑल्सो, जैसे कि ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, डायनेमिक, स्टेडी स्टेट, फ्रीक्वेंसी कोलैप्स, वोल्टेज कोलैप्स, सब सिंक्रोनस रेजोनेंस। तो इन सब कंडीशंस में हमें उस फैक्ट डिवाइस से कैसे मैनेज करना है सिस्टम का ऑपरेशन, वी हैव टू सॉर्ट आउट अ पर्टिकुलर कंटिजेंसी ऑपरेशन। हमें एक सोच के चलना पड़ता है कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा होगा, अगर रियल टाइम में ऐसा होता है तो हम ये पर्टिकुलर इमरजेंसी एक्शन ले सकते हैं। जो एक पर्टिकुलर सिंपल एग्जांपल हम कंसिडर करें कैसे पैक डिवाइस इंप्रूव करता है स्टेबिलिटी। ये 2 बस सिस्टम है 2 जनरेटर्स हैं, 2 बसेज हैं, एक लाइन है। तो E1 E2 यहाँ दोनों जनरेटर्स के वोल्टेज हैं, और लाइन में जो ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप, लेट अस से इट इज EL। तो हम इसका फेजर डायग्राम बनाए तो E1 ये है, E2 ये है, तो EL इन दोनों के बीच का ड्रॉप है। नाउ इफ यू इंजेक्ट दिस EL बाय यूजिंग अ पर्टिकुलर फैक्ट डिवाइस, तो तुम्हें ये EL यानी ये ड्रॉप तुमने इंजेक्ट कर दिया, यानी जो एक्स्ट्रा यानी जो यहाँ जनरेटर से जो पावर मिल रहा था वो अब लोड्स पे डिलीवर हो जाएगा, तो पावर फ्लो बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है पावर फ्लो बढ़ रहा है उस लाइन पे। इसी पर्टिकुलर सिस्टम का हम एक्टिव और रिएक्टिव पावर के रेस्पेक्ट में पूरा फेजर डायग्राम ब्रेकअप करके देखें तो सारे अलग अलग फैक्टर्स हमें दिख सकते हैं। इसी सिस्टम में अब
हमने देखा था वेरिएशन इम्पिडेंस का भी कर सकते हो। तो अगर इम्पिडेंस का वेरिएशन करते हो यहाँ पर इस लाइन पे, अगर सपोज x जो इसकी सेट है फिक्स है और मिनिमम है, तो तुम्हें पावर इतना मिल रहा है। x को थोड़ा सा कम कर दोगे, मिनिमम नहीं यहाँ पर, मतलब x की वैल्यू मैक्सिमम है, x को थोड़ा सा कम कर दोगे तो पावर की लिमिट p max इंक्रीज हो जाएगी, थोड़ा और कम कर दोगे तो p max और इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी सीक्वेंस में अगर हमने कोई पर्टिकुलर फैक्ट डिवाइस लिया है जिसमें हम EL को इंजेक्ट कर रहे हैं, तो EL अगर इतना इंजेक्ट होता है तो E1 इतना बढ़ जाएगा, EL थोड़ा ज़्यादा इंजेक्ट करोगे तो E1 और बढ़ जाएगा। और जो इंजेक्टेड वोल्टेज है इट कैन बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन करंट, इस लाइन करंट के परपेंडिकुलर भी इंजेक्ट किया जा सकता है। इट कैन बी इंजेक्टेड इन फेज विद दिस E1 और आउट ऑफ फेज विद E1। तो ये तरीके हैं जिससे कि हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर फैक्ट डिवाइसेस को। बेसिक टाइप्स जो फैक्ट डिवाइस के होते हैं दे कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में TCSC, TSSC, GCSC, SSSC। तो आप लोगों के सिलेबस में TCSC, GCSC और SSSC हैं। शंट कंट्रोलर्स कैन बी जो शंट में कनेक्ट होते हैं यानी पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। SVC, STATCOM आर गुड एग्जांपल्स व्हिच यू हैव स्टडीड इन योर सिलेबस। कंबाइंड सीरीज कंट्रोलर IPFC एक एग्जांपल है। कंबाइंड सीरीज शंट कंट्रोलर्स UPFC एग्जांपल्स। तो रिलेटिव इंपॉर्टेंस अगर हम पढ़ें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोलर्स की, देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट। तो ये फैक्टर्स हम इसमें पढ़ेंगे कि सीरीज कंट्रोलर ज़्यादा पावरफुल होता है देन द शंट कंट्रोलर, क्योंकि हम ज़्यादा रेटिंग का लेते हैं। ये सीरीज में लगा होता है तो इसको स्विच गियर के साथ और जो करंट फ्लो है उसके साथ हमें मैनेज करना पड़ता है, तो इसकी रेटिंग हमें ज़्यादा लेनी पड़ती है। अगर कोई भी कंटीजेंसी होती है, करंट फ्लो बढ़ता है तो ये डैमेज नहीं हो, इसलिए इसकी रेटिंग जस्ट डबल होती है। वी स्टडीड दैट इन द प्रीवियस चैप्टर। और इसी तरीके से शंट कंट्रोलर की बात करें तो शंट कंट्रोलर वोल्टेज को अच्छे से कंट्रोल करता है, वोल्टेज प्रोफाइल को बढ़ाता है एट द पॉइंट ऑफ कनेक्शन, पॉइंट ऑफ कॉमन कपलिंग कहते हैं इसे, PCC। शंट कंट्रोलर इंडिपेंडेंट होता है बस नोड से। सीरीज कनेक्टेड कंट्रोलर्स जो होते हैं उनको कंटीजेंसी और डायनेमिक ओवरलोड्स के लिए भी डिजाइन करना जरूरी होता है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और जो कॉम्बिनेशन है सीरीज शंट कंट्रोलर्स का वो हमें इफेक्टिव सॉल्यूशन देता है। फैक्ट की कंट्रोलर्स थायरिस्टर डिवाइसेस कन्वेंशनल थायरिस्टर पे बेस्ड हो सकते हैं एंड एडवांस्ड जैसे कि GTO। और बाई डायरेक्शनल फ्लो कैपेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर होंगे तो बैटरी, कैपेसिटर, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक स्टोरेज एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है। और कन्वर्टर जिसमें स्टोरेज है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है सिस्टम डायनेमिक्स को मेंटेन करने में, क्योंकि जब हमें एक्स्ट्रा एनर्जी, वो जब स्टैंड बाय पे है तो हम उसकी एनर्जी स्टोर कर लेते हैं, अदरवाइज वी फीड दैट स्टोर्ड एनर्जी इनटू द सिस्टम। कन्वर्टर बेस्ड PWM पे भी डिजाइन होता है, बट वी हैव टू सी द कॉस्ट टू परफॉर्मेंस रेशियो। बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही है पर परफॉर्मेंस उतनी नहीं मिल रही है। कन्वर्टर कैन बी डिजाइन एज एन एक्टिव फिल्टर ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर हम बैटरी यूज कर रहे हैं तो एक्टिव फिल्टर की तरह काम कर सकता है, एनर्जी दे भी रहा है सिस्टम में। दैट इज वाई वी आर सेइंग एक्टिव एंड इट इज फिल्टरिंग आउट द हार्मोनिक्स, दैट इज वाई वी आर सेइंग इट एज अ फिल्टर। और कन्वर्टर कंट्रोल किया जा सकता है ताकि वो अनबैलेंस्ड वोल्टेजेस को बैलेंस कर सके सिस्टम में। तो ये सारी चीजें कन्वर्टर कर सकता है विद इन द पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट ऑफ ईच कन्वर्टर। अब अगर हम सिमुलेशन एग्जाम्पल स्टडी करें तो ये सिमुलेशन एग्जाम्पल TCSC का है जो मैटलैब की हेल्प में अवेलेबल है, ऑलरेडी बना हुआ है, एंड ड्रैगन जोसेफ वॉज द ऑथर जिनके पेपर से इसको लेकर बनाया गया है, सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया मैटलैब में। तो अब अगर इस सिस्टम को देखें तो इस सिस्टम में 2 जनरेटर्स लगे हुए हैं जिनको प्रोग्रामेबल सोर्सेस से यहाँ पर शो किया गया है, और TCSC को बनाने के लिए एक सब सिस्टम लिया है। फेजर मॉडल है ये। तो इसमें हम जो आउटपुट देख रहे हैं वो एक्टिव पावर P, इम्पिडेंस ऑफ TCSC और अल्फा मतलब फायरिंग एंगल, क्या क्या आएंगी वैल्यूज। तो अब अगर हम इसका सिमुलेशन रन करेंगे तो सबसे पहले हम इसको कैपेसिटिव कंट्रोल मोड में रख रहे हैं और 0.5 सेकेंड पर TCSC को हमने बाईपास कर दिया, यानी 0.5 सेकेंड पे TCSC बंद है। तो 0.5 सेकेंड के बाद ये अपनी एनर्जी को बढ़ाना शुरू करता है और जो पहले 110 मेगावाट था वो पावर अब इंक्रीज हो जाता है 610 मेगावाट पे। डायनेमिक रिस्पॉन्स अगर इसका देखना है तो हम 2.5 सेकेंड पर 5% चेंज करते हैं, 3.3 सेकेंड पर 4%
वोल्टेज चेंज करते हैं, तो इसमें अगर यहाँ पर देखें हम 2.5 पे 0.5 पे TCSC को ऑन किया है, यहाँ पर TCSC लगा हुआ नहीं था, TCSC ऑन करते ही ये जो पावर फ्लो हो रहा था, ये पावर की प्रोफाइल है, ये 110 से 610 चला गया। अब 2.2 हमने यहाँ पर डायनेमिक रिस्पॉन्स देखने के लिए 2.5 और 3.3 सेकेंड्स पर 2.5 और 3.3 सेकेंड पर कुछ ना कुछ यहाँ पर हमने एक प्रॉब्लम क्रिएट की है ताकि कुछ डिप आ जाए। तो स्टैटकॉम उसे कैसे मैनेज करता है, पावर फ्लो को ये फिर से मैनेज कर रहा है। 3.3 पे भी हमने यहाँ पर वोल्टेज को रिड्यूस किया है, तो भी ये थोड़ा बहुत मैनेज कर रहा है इसको। TCSC की इम्पीडेंस को भी मैनेज करके चल रहा है। TCSC इम्पीडेंस है ये प्लस में दिख रहा है, बट टोटल इम्पीडेंस पावर सिस्टम की ड्यू टू द TCSC इम्पीडेंस विल बी रिड्यूस्ड। और ये फायरिंग एंगल है जिसको ये कंट्रोल करके चल रहा है, तो ये कंट्रोलेबिलिटी बेटर होती है। और अगर हम यही एग्जांपल स्टैटकॉम का देखें, अब स्टैटकॉम और HVC इसमें कंपेयर किए गए हैं, तो अब इसमें भी यही 2 जनरेटर का सिस्टम है। यहाँ पर स्टैटकॉम लगाया एज अ स्टैटकॉम जो हमें आउटपुट मिल रहा है, और एक एज SVC, अगर हम यहाँ पर SVC लगा दें तो क्या आउटपुट मिलेगा वो यहाँ पर शो किया हुआ है। तो अगर हम वोल्टेजेस देखें, वोल्टेजेस और रिएक्टिव पावर, तो वोल्टेज और रिएक्टिव पावर स्टैटकॉम के दिखाए गए हैं। ये नेक्स्ट में ये वाला स्कोप है, वोल्टेज और रिएक्टिव पावर स्टैटकॉम के फर्स्ट फिगर में है। नेक्स्ट जो आउटपुट हम देख रहे हैं उसमें वोल्टेज और रिएक्टिव पावर कंपेयर हुए हैं स्टैटकॉम और SVC के। तो फर्स्ट में वोल्टेज और रिएक्टिव पावर कंपेयर हुए हैं, ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस और ये आउटपुट है हमारा स्टैटकॉम का। तो स्टैटकॉम बेहतर तरीके से मैनेज कर रहा है वोल्टेज प्रोफाइल को, VMV रेफरेंस है ना, और QMQ रेफरेंस। तो रेफरेंस के रेस्पेक्ट में रिएक्टिव पावर भी अच्छा इंजेक्ट कर रहा है, जब हमें एब्जॉर्प्शन चाहिए तब एब्जॉर्प्शन कर रहा है, और जब जनरेशन चाहिए तब जनरेशन। अब इसी तरीके से SVC का कलर ये मैजेंटा वाला है, और डी स्टैटकॉम का आउटपुट ये येलो वाला दिख रहा है। तो कंटिंजेंसी के टाइम, जब ये कंटिंजेंसी हो रही है 0.2 और 0.4 सेकेंड पे, तब ये ऑपरेशन स्टैटकॉम का वोल्टेज को ज़्यादा स्टेबिलाईज कर रहा है कंपेयर टू SVC। इसी तरीके से जब हम रिएक्टिव पावर की बात कर रहे हैं Q, तो स्टैटकॉम में एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक बार नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी एब्जॉर्प्शन और जनरेशन दोनों उसी तरीके से काम कर रहे हैं, पर SVC में ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है। तो अगर हम कंपेयर करें, स्टैटकॉम विल गिव यू बेटर ऑपरेशन। अब अगर यहाँ पर RTU सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें कि कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं एग्जाम में, तो इसमें ये जो सिमुलेशन एग्जाम्पल्स हैं, दीज कैन नॉट बी आस्क्ड इनटू द पेपर एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये सिमुलेशन एग्जाम्पल्स हैं मैटलैब में जो हमने सिमुलेशन किया है। तो सिमुलेशन कैन नॉट बी आस्क्ड, बट इट कैन बी आस्क्ड हाउ इट इम्प्रूव्स, और तुमने इसके सिमुलेशन से क्या देखा, क्या चीज़ें ऑब्जर्व की। उसके अलावा एप्लीकेशन के बारे में पूछा जा सकता है कि एप्लीकेशन कैसे ये इम्प्रूव करता है वोल्टेज स्टेबिलिटी को, सिस्टम की स्टेबिलिटी को, हाउ कैन इट इम्प्रूव। तो अगर ये पूछा जाए हाउ कैन इट इम्प्रूव, तो इसमें 3 पैरामीटर्स हैं जो मैंने बताए थे तुम्हें, वोल्टेज, एंगल, इम्पीडेंस, इनको वेरिएशन करके हम सिस्टम की पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी और पूरी कंडीशंस इंप्रूव कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं फैक्ट डिवाइसेस से, आई टोल्ड यू, आई टुक 2 एग्जांपल्स, एक पैरेलल नेटवर्क, एक मैश नेटवर्क। तो उन दोनों एग्जांपल से बता सकते हो। शॉर्ट पॉइंट्स में पूछा जा सकता है लिमिटेशंस क्या है पावर सिस्टम की, किन पर्टिकुलर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और कंट्रोलर्स की क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। तो वो हमने स्टडी की 1 स्लाइड 2 स्लाइड्स में कि कन्वर्टर्स की कैपेबिलिटीज क्या क्या होनी चाहिए सिस्टम में। तो आज के लेक्चर के लिए यही। अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक, ये 5th चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है PQF का, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 7th चैप्टर पे बात करेंगे। 7th चैप्टर है डी स्टैट। थैंक यू।